हेलो स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरीज। अब ये जूरिस्प्रूडेंस है क्या, लीगल थ्योरीज क्या है, ये हम लोग अपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि यूनिट 1 के अंदर में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, सोर्सेज ऑफ लॉ। जो हम लॉ पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे हमें कुछ लॉ समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, उन लॉज का सोर्सेज क्या है, वो लॉज कहाँ से बनकर आए, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हम जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरीज पढ़ेंगे, तो हम लोग यूनिट वाइज जब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग क्वेश्चन वाइज समझते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से ये बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है डिफाइन सोर्सेज ऑफ लॉ, या फिर एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 3 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट ये घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इनका आंसर लगभग सेम ही होगा। मैं बहुत सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करूंगा। मैंने इस पीपीटी के अंदर में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद करके दिया है, बट मेरी जो वीडियो चलेगी वो इंग्लिश वाले पोर्शन पे चलेगी। आपको जब समझना है इंग्लिश वाले पोर्शन पे वीडियो को समझिए, और उसके बाद हिंदी वाले पोर्शन को आप देख लीजिए। बच्चों की सहूलियत के हिसाब से इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या है इसको समझते हैं पहले। कि जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहले समझना, एक लैटिन वर्ड है जो जूरिस्प्रूडेंशिया है। जूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ और स्किन इन लॉ। मोस्ट ऑफ आवर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉमन लॉ सिस्टम। हमारे जितने भी कानून हैं, लॉ को हिंदी में कानून कहते हैं, हमारे जितने भी कानून हैं, ज्यादातर कानून वो कॉमन लॉ सिस्टम से लिए गए। कॉमन लॉ सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि आगे पहले पुराने समय काल में जो सिस्टम चलता आ रहा है, जिसके थ्रू कानून बनता था, जो भी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से ही हमने अपने लॉज को निकाला है। उन्हीं लॉज के बारे में हमें ज्ञान मिला है, जिसे हम कहते हैं नॉलेज ऑफ लॉ। और जूरिस्प्रूडेंस हमें हमारी मदद करता है उन लॉज के बारे में जानने के लिए। अब हम कहें आगे कि जब हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेंथम जो है वो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। मतलब जो बेंथम है, जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि बेंथम जो है ये फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। और ऑस्टिन, ऑस्टिन इनके काम को आगे तक लेके गए। इन्होंने ही बेंथम के काम को आगे बढ़ाया। बेंथम पहले वो इंसान थे जिन्होंने एनालाइज किया लॉ के बारे में, और उन्होंने अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एग्जामिनेशन ऑफ लॉ जैसा है, और एग्जामिनेशन ऑफ लॉ जैसा होना चाहिए। इन 2 चीजों के बारे में बता। एग्जामिनेशन ऑफ लॉ जैसा है वो है एक्सपोटोरियल अप्रोच, और एग्जामिनेशन जैसा होना चाहिए सेंसोरियल अप्रोच। ये सिर्फ एक छोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन है जूरिस्प्रूडेंस का। आगे की स्लाइड में हम लोग समझेंगे क्या और होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशंस। अब जब आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, साथ में ये भी आएगा क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, तो आपको आंसर में डेफिनेशंस तो जरूर देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन मस्ट। आपका आंसर तभी अच्छा बनेगा जब आप इन डेफिनेशंस को लिखोगे। और ये डेफिनेशंस किन किन ने दिए? जैसे ऑस्टिन हो गया, हॉलैंड हो गए, सेलमंड हो गए। इनके बारे में आपने नाम कभी ना कभी तो सुना होगा। आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी आपने काफी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, आपके अदर सब्जेक्ट्स में इनके नाम कई बार आए होंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में। तो इन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हैं। जैसे हम ऑस्टिन की डेफिनेशन के लेते हैं। इन्होंने कहा कि साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ। मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये मानते थे जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके की साइंस है जो पॉजिटिव लॉ से कंसर्न करती है। एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, जिनको स्ट्रिक्टली लॉ कहा जाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ। कानून कोई खराब या सही नहीं होता, कानून कानून होता है। कानून से रिगार्डिंग उसका सही होना गलत होना, उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा अगर कानून है तो वो पॉजिटिव लॉ से माना जाएगा, और साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज आप लोगों को समझनी है।
आप लोगों को इसके अंदर करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया जुरिस्प्रूडेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन एज इट इज साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद पॉजिटिव लॉ दैट इज स्ट्रिक्ट लॉ स्ट्रिक्टली। अब देखो मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा, आपको इन टर्म्स को, इन डेफिनेशंस को रटना होगा। या तो आप इन डेफिनेशंस को रट लीजिए, अदरवाइज इन डेफिनेशन को समझ लीजिए। अब आप समझेंगे, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, तो हर डेफिनेशन के कीवर्ड्स यूज कर लीजिए और आप वहां पे एग्जाम में लिख दीजिए। अब ऑस्टिन की ये डेफिनेशन हो गई, ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन के साथ दो चीजें और ऐड ऑन करी, जैसे जनरल जूरिस्प्रूडेंस। अब हम लोग बात करते हैं जनरल जूरिस्प्रूडेंस मतलब जनरल नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में बात करती है, कि इसमें बोला गया है कि इट इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट्स और एंड ऑफ लॉज आर कॉमन टू ऑल सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम है कहीं पर भी, किसी भी कोने पर दुनिया के, वो सब सेम होंगे, कॉमन लॉ सिस्टम से उठाए गए होंगे। मतलब अगर किसी एक इंसान ने, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक इंसान ने अगर कोई चोरी करी है, तो वो सब जगह किसी दुकान से या किसी के घर से चोरी करता है, तो उसे चोरी हर जगह चोरी ही माना जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाएगा। ये जनरल होता है। और पर्टिकुलर होता है कि किसी सिस्टम में कोई चीज गलत होती है, कोई चीज सही होती है, तो ये पर्टिकुलर होता है। क्लियर? अब हम आते हैं हॉलैंड की डेफिनेशन पे। हॉलैंड ने डेफिनेशन में दिया है द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब आप देखिएगा डिफरेंस कि यहाँ पे साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा है ऑस्टिन ने ऊपर, और यहाँ पे कह रहा है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो मैंने जैसे ही कहा कि आप अगर आप इनको समझ के आप लिखोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है जूरिस्प्रूडेंस में कई बार। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इन डेफिनेशन को एक दो बार लिखिए और इनको याद कर लीजिए अच्छे से। इसी बेसिस पे हम डेफिनेशंस को लेकर आएंगे, हमारा आंसर काफी अच्छा होगा। सेलमन ने भी कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। देखो इन डेफिनेशंस को समझाने का कोई औचित्य नहीं बनता, कारण ये है कि डेफिनेशन अगर आपको आती हैं तो आपके आंसर्स को इनहेंस कर देंगे अच्छे से, नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर खराब हो गया, आपको फिर अपनी इमेजिनेशन से आंसर को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सालमन ने डेफिनेशन दी, जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ एंड बाय लॉ ही मेंट लॉ ऑफ द लैंड और सिविल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। सालमन ने साफ साफ बात कहा कि लॉ ऑफ लैंड मतलब, लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में जो कानून बनाया व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, या फिर सिविल लॉ के बारे में बात कर। इन्होंने भी अपने लॉ को दो तरीके से डिवाइड किया, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। जेनरिक होता है जो बॉडी लीगल डॉक्ट्राइन्स दी जाती हैं, जैसे कि आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में, कंट्री के अंदर में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पे उन्होंने अपनी ही कुछ लीगल डॉक्ट्राइन्स बना रखे हैं उसमें, ठीक है, वो सबके लिए सामान्य होगा। बट यहाँ स्पेसिफिक में, यहाँ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बना दी गए हो। एक तो होता है हमने स्टेट के लिए लॉ बना दिया, वो इन जनरल सबके लिए होगा। अब उस स्टेट के अंदर भी अगर डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के लिए अगर लॉ बना दिया गया है तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे कीटोन है आपके, एक और जूरिस्ट है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी जूरिस्प्रूडेंस की, कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक तरीके की स्टडी है, इस वे में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, किनकी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। लॉ के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को एक सिस्टमेटिक वे में, एक अरेंजमेंट के तरह थ्रू आप अगर उन्हें पढ़ते हो, उनका अध्ययन करते हो, उसे जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। क्लियर? जूरिस्प्रूडेंस क्या करती है, वो डिस्टिंक्शन करती है, एक बीच में डिफरेंशिएट करती है, किसके बीच में, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, क्योंकि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बीच में डिफरेंशिएट करेगी तभी उसे जूरिस्प्रूडेंस माना जाएगा, ये कीटोन का कहना है। ऐसे ही रॉस्को पाउंड एक जूरिस्ट हुए, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है। लॉ यहाँ पर जुडिशियल सेंस में दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो कुछ बॉडीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं लॉ को, लॉ बनाती हैं, ट्रिब्यूनल्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग, जैसे कि हम कहें, इनका रॉस्को पाउंड का कहना ये है सिंपल सेंस में, कि कोई ट्रिब्यूनल्स हो गया, ट्रिब्यूनल्स का मतलब हम कोर्ट ले लेते हैं, कोर्ट हो गया, लॉ बना, उन्होंने इन्फोर्स करवा दिया उस लॉ को। जब उन्होंने उस लॉ को इन्फोर्स करवा दिया है, तो वो एक तरीके का साइंस ऑफ लॉ हो गया। आपका एक लॉ था, वो लॉ बना, उस लॉ को इन्फोर्स कराने वाला कौन है, उस लॉ को इन्फोर्स कराने वाले वो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं। क्योंकि आपका एक कानून बना, कानून बनने के बाद उस कानून का क्या करोगे, कानून बनेगा उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, अगर कोई आपके साथ घटना घटित हुई है, उस घटना के रिगार्डिंग आप उस कानून को बैठाओगे उसमें, और उसके बाद आप कोर्ट जाओगे,
कोर्ट क्या करेगा, उसी कानून के बेसिस पर आपको जस्टिस देगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स हो गए, वो उस कानून को इन्फोर्स कराते हैं, ये रॉस्को पाउंड कहते हैं। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरीके का फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यूरिस्ट के विचारों को समझते हैं, उन्होंने अपने विचार क्या दिए। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इट्स नेचर इज एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट से ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है। तो मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे विचारों के बारे में हम पढ़ते हैं, आप फिलोसफीज देते हो लॉ के रिगार्डिंग। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस सोशल साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। क्यों है डिफरेंट? कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक तरीके से कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि आपने और लॉज पढ़े हैं, वो कोडिफाइड फॉर्म में है, सिर्फ लॉ ऑफ टॉट को छोड़कर सारे लॉज कोडिफाइड फॉर्म में है। क्लियर? बट यहाँ पर हम कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे ज्यूरिस्ट के ओपिनियंस को समझते हैं, उन्होंने क्या क्या ओपिनियंस दिए, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी, कैसे दी, उन्होंने उन लॉज को पढ़ा, कंट्रीज के लॉज को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। तो इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस कोडिफाइड फॉर्म में नहीं और डायनेमिक नेचर का है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई कितना भी लिख सकता है, कोई कितना भी बोल सकता है अपने। देखिए, ओपिनियन कितने भी हो सकते हैं, हर चीज का एक, हर इंसान का सोचने का तरीका, नजरिया अलग होता है, इसलिए ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे। ऐसा ही ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग ये मान लेते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को आर्ट ऑफ साइंस कह सकते हैं, आर्ट एंड साइंस। बट अगर हम कहें प्रॉपर तरीके से कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। ये जो आपका स्लाइड है वो सिर्फ इतना बताती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। देखिए, पहली बात, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट है, सोशल साइंस से अलग होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो डायनेमिक नेचर का है और वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो स्कोप है वो बढ़ता ही रहेगा फ्यूचर में भी, क्योंकि नए नए जूरिस्ट आएंगे, वो अपने ओपिनियंस देंगे, नए लॉज बनेंगे, नए लॉज को कोडिफाइड किया जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट जूरिस्ट आएंगे तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, और उन डिफरेंट ओपिनियंस को हम आर्ट और साइंस के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर हम कहें कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो वो एक तरीके से साइंस है प्रॉपर वे में, जिसको हम यूजफुल सेंस में काम कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब है आपके पास एक कानून है, उस कानून को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, वो कानून बना कहां से, उसकी उत्पत्ति के लिए हमने क्या क्या चीजों को देखा, तब वो जाकर कानून बना। जैसे कि हम कहेंगे, अगर कोई कानून, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर कोई कानून बना है तो कानून सबसे पहले कहां से बना होगा। हम कहेंगे लेजिस्लेटिव हो गया, जो वैधानिक तरीके का हो गया। एक हो गया प्रेसिडेंट्स, उदाहरण, इसको हम आगे समझेंगे। कस्टम्स, प्रथा हो गई। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट हो गया। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड प्रिपरेटरी वर्क्स, राय जरूरी, वैधानिक व्याख्या और प्रारंभिक कार्य के बेसिस पर। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर भी सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर में आते हैं। क्लियर? इन चीजों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसको बड़े प्यार से समझेंगे कि क्या चीज है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। मैंने अभी तक आपको स्रोत कानून के, इनके बारे में आपको बताया है, सोर्सेज ऑफ लॉ। हमने 5 पॉइंट पढ़े, अब उन पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेशन के बारे में समझेंगे। लेजिस्लेशन को हिंदी में विधान कहते हैं। विधान के अंदर में जो वहां के प्राधिकारी, जो वहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब लेजिस्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कौन होंगी? वहां के एमपीज, एमएलए, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। क्लियर? जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है लोकसभा एंड राज्यसभा। इनके अंदर कौन कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये लोग बैठते हैं। ये लोग ही एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कानून के लिए। उस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद ये हाउस में प्रेजेंट करते हैं और हाउस के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है और एंड में प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। इस तरीके से कानून पास होता है। तो जब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब प्राधिकारी द्वारा किसी कानूनी नियम की घोषणा शामिल की जाए, किसी कानूनी नियमों को घोषणा करके उसे लागू करवाया जाए, उसे हम लेजिस्लेशन द्वारा बनाया हुआ कानून कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें समझ लेते हैं क्या कहता है कि लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ which consist in the declaration of legal rules by competent authority। यहाँ पे competent authority कौन होगी? आपके member of parliament
वो एक डिक्लेरेशन करते हैं किसी लीगल रूल्स के रिगार्डिंग। क्लियर? अब ये लीगल रूल्स क्या हो गए? आपके एक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, आपके अदर जितने भी एक्ट हैं वो सब लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए हैं। लेजिस्लेशन क्या करेगी? न्यू रूल्स को फ्रेम कर सकती है, न्यू लॉज को फ्रेम कर सकती है, आपके पुराने लॉज को अमेंड कर सकती है, और क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग में लॉ है तो उसको अमेंड कर सकती है। ये काम है लेजिस्लेशन का। एक सोर्स आपको लेजिस्लेशन का इससे समझ में आएगा। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना समझना चाहिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखेंगे। आप अगर और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग करेंगे, अपनी बुक्स पढ़ेंगे, अपने उसमें पढ़ेंगे, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल। अब हम कहें प्रेसिडेंट के एक सिंपल सेंस में मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज एक कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, वो लड़ाई सॉर्ट आउट हुई। वो लड़ाई कैसे सॉर्ट आउट हुई? हम उसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं कि दो भाई हैं, ठीक है, उन दो भाइयों के बीच में एक जमीन को लेकर कोई विवाद, जमीन को लेकर विवाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उस विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में मार पिटाई शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। अब ये गांव के लोगों में, जैसे गांव में हम पहले देखते थे, गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत बुलाई, उस पंचायत के अंदर में देखो पहली चीज क्या हुई कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है। किस चीज को लेकर के? जमीन को लेकर के। जमीन के विवाद को लेकर के अगर कोई लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, दोनों भाइयों के बीच में असहमति शुरू हो गई। पंचायत ने इन चीजों को देखा। इन चीजों को देखने के बाद क्या किया कि इसके लिए, इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए कोई एक फैसला सुनाया। अब ये एक फैसला हो गया। ऐसा ही अगर दो भाइयों के बीच में ऐसी ही चीज को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होता है नियर फ्यूचर में, तो पंचायत क्या करेगी? जो पहला ऐसा, हम कहेंगे पहले दो भाइयों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसका जो डिसीजन था वो अगर यहाँ फिट होता है तो हम उसकी मिसाल देते हुए कि ऐसे उन दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी और उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट से जो रिजल्ट निकल के आया था वही सेम आप दोनों के केस में भी अप्लाई होता है। इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। अब इसको और इजी वे में समझते हैं। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, लॉ पढ़ रहे हैं आप लोग, जब कोर्ट के अंदर में केसेस चलते हैं तो कोर्ट क्या करता है? अपने जजमेंट्स में कुछ और जजमेंट्स को कोट करता है, कुछ और जजमेंट्स का सहारा लेता है। सहारा क्यों लेता है? क्योंकि अगर पुराने वाले केस में सेम फैक्ट्स थे या फिर हमारे केस का कुछ फैक्ट पुराने वाले केस से मिलता है, तो उसका जो जजमेंट होगा उसका या तो पार्ट जजमेंट का हमारे केस में यूटिलाइज हो सकता है, या पूरा का पूरा जजमेंट एज इट इज हमारे केस में अप्लाई हो सकता है। इसे कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये जजमेंट द्वारा दिए जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर जजमेंट आएगा तब वो एक मिसाल बनेगी। किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया कि साहब मर्डर, किसी को चाकू मारना मर्डर घोषित हो, मर्डर माना जाएगा, और आपने उस इंसान की हत्या कर दिया, वो मर्डर कहलाएगा, तो उसमें आपको सजा दी जाएगी, सजा का प्रावधान होगा। अब ये एक तरीके से मिसाल बन गया। अब कोई इंसान नियर फ्यूचर में किसी को चाकू मारता है, उससे उसकी हत्या हो जाती है, तो उसे मर्डर ही कहलाया जाएगा और कोर्ट उसको सजा देगी जितनी पुराने वाले केस में दी गई, अनलेस एंड अनटिल अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। क्लियर? अभी इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। मिसाल कानून के स्रोतों में से एक स्रोत है। क्लियर? कुछ विद्वान न्यायवादियों द्वारा पारित निर्णय कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ये जूरिस्ट द्वारा, विद्वानों द्वारा पारित किया हुआ एक तरीके का सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लॉ है। क्योंकि विद्वान द्वारा मतलब जजमेंट्स पास किए गए, तो किसके द्वारा? कोर्ट के अंदर में जो जूरिस्ट हो गए उन लोगों ने पास किए। इसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून को बनाना, और जजमेंट्स को पास करने का काम किसका है? कोर्ट्स का। तो ये आपका प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कहा गया है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग आते हैं कस्टम। अब कस्टम क्या होता है? कस्टम एक तरीके की प्रथा है। आप लोगों को भी पता होगा, पुराने कालों में कस्टम चली आ रही है। जैसे मैंने आपको पंचायत का एक एग्जांपल दिया था, पंचायत के अंदर पंचायत का जो सिस्टम है वो एक तरीके का कस्टम है, पुराने समय से चलता आ रहा है। लोगों के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है गाँव में कहीं पे भी, तो उसको पंचायत के तरीके से सुलझाया जाता था। तो उसे हम एक तरीके से कस्टम मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने काल से सब चलता आ रहा है, किसी को पता नहीं है उसके बारे में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अब कस्टम क्या है?
कि किसी फैमिली के अंदर में हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में हो सकता है, किसी क्लास में हो सकता है, किसी ट्राइब में हो सकता है, वो बहुत समय से वही सेम चीज यूज होती आ रही है, उसे कस्टम कहते हैं। और कभी कभी ये फोर्स ऑफ लॉ में भी मान लिया जाता है। अब जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में फेरे लेना, सतपति जिसे हम कहते हैं, कि आप सेक्रेड फायर के 7 फेरे लोगे, ये एक तरीके का कस्टम है जो पुराने काल से चला आ रहा है। अब ये किसी को पता नहीं कि कब से चला रहा है, बट ये कस्टम बन गया है, तो वो फोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हमारा फोर्स ऑफ लॉ ये बन गया है कस्टम, कि पुराने काल से चला आ रहा है, किसी को इस पे आपत्ति नहीं हुई, मॉरल पॉलिसीज के अगेंस्ट में नहीं है, किसी को याद भी नहीं है कब से चलता आ रहा है, जिसे कहते हैं इमेमोरियल, मतलब हमें याद नहीं है वो किस काल से चला आ रहा है, तो उसे हम कस्टम्स कहते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था डेली लाइफ में, हम उसको आज खुद कर रहे हैं। तो कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट इन कस्टम्स को फोर्स ऑफ लॉ देता है, लॉ की एक फोर्स देता है, जिसके बेसिस पर उन कस्टम्स को माना जाता है कि ये कस्टम्स कानूनी तौर पर वैलिड है और योग्य है, इनका आप क्या कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस में सेविग्नी ने बताया था कि कस्टम्स को लॉ का रिकॉग्निशन अगर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कस्टम सही है। क्लियर? एक रिवाज एक नियम है जो किसी विशेष परिवार में, या किसी विशेष जिले में, या किसी विशेष वर्ग में, वर्ग या जनजाति में लंबे समय तक उपयोग से कानून का बल प्राप्त करता है। देखिए, एक कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ, कानून का बल प्राप्त करने के लिए, फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त करने के लिए उसको लंबे समय से चलता हुआ जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम और आप आज एक कस्टम बना दें और 10 महीने बाद कहते हैं कि साहब ये कस्टम हो गया है, इसको कानून का फोर्स मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। इसके लिए काफी लंबे समय तक चलना चाहिए। अब हम कस्टम्स की क्या करेंगे, कुछ पॉइंट समझते हैं आगे, कि कस्टम्स एक वैलिड कस्टम होने, कस्टम तो हमने कह दिया प्रथाएं चल गई, दो चीजें समझो। पहली, एक बहुत लंबे अनिश्चित काल से चलती आ रही है, दूसरी हमने अभी अभी शुरू करी है। तो इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि एक कस्टम वैलिड है या इनवैलिड है, तो इसके भी कुछ पॉइंट हमने अभी तक कस्टम के बारे में समझा है। अब हमें ये पढ़ना है कि कस्टम को अगर लॉ बनाना है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर कस्टम एक लॉ बनेगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तभी हम उसे एज अ लॉ मान सकते हैं। पहली चीज, वो एक इमेमोरियल नेचर का होना चाहिए। इमेमोरियल नेचर का मतलब होता है कि किसी भी एक आम व्यक्ति की याददाश्त से बाहर है कि वो कब से शुरू हुआ है कस्टम, उसको याद नहीं। वो फॉलो तो कर रहा है उस कस्टम को, बट उसे याद नहीं कि वो कस्टम कब से शुरू हुआ है, और ना कोई इंसान उसका बता सकता है कि ये कस्टम इस तारीख से शुरू हुआ, या इस दिन से शुरू हुआ, या इसमें शुरू हुआ, उसे ऐसा कुछ याद नहीं। जब वो कस्टम इमेमोरियल नेचर का होगा तब उसे हम एक वैलिड कस्टम मानेंगे। इमेमोरियल नेचर के होने के साथ साथ उस कस्टम को एक रीजनेबल होना जरूरी है। रीजनेबल का मतलब हो गया कि वो कस्टम आपके किसी भी अनरीजनेबल बातों को ना करे, गलत बातों को ना करे, सही बातों को करे, वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। अगर वो कस्टम किसी को हार्म पहुंचा रहा है तो वो रीजनेबल कैसे हुआ? रीजनेबल होने के लिए उस कस्टम को सही होना जरूरी है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अगर उस कस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं तो कस्टम उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, तो रीजनेबल नेचर का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस नेचर। वो कस्टम लंबे समय से चलता हुआ आना चाहिए, चलता हुआ इन द सेंस कि सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आई आज तक उस कस्टम को ऑब्जर्व कर। क्लियर? चौथा पॉइंट, पीसफुल एंजॉयमेंट। अब कस्टम अगर आप इंजॉय कर रहे हो, कस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, उस कस्टम का पीसफुल एंजॉयमेंट होना जरूरी है। अगर पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं है, अगर कोई कस्टम, हम सपोज कोई कस्टम है, वो कस्टम पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, जैसे कि मेरा कस्टम है ढोल नगाड़े बजाना रात को 12 बजे, वो पीसफुल एंजॉयमेंट कहाँ हुआ? लोगों को परेशानी हो रही है तो वो कस्टम माना नहीं जाएगा, उस कस्टम को गलत साबित किया जाएगा, वो पीसफुल एंजॉयमेंट के स्कोप में नहीं आता। पांचवा, सर्टेनिटी। वो कस्टम एक सर्टेन और डेफिनेट पॉइंट का होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं रात को 12 बजे ढोल नगाड़े बजा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा कस्टम है, मुझे याद नहीं कब से चला आ रहा है, पर ये रीजनेबल तो नहीं हुआ, कंटिन्यूस है मान लिया, पर पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं है, और वो सर्टेन भी नहीं है, डेफिनेट भी नहीं है। एक तरीके से उसे लोग कह नहीं सकते कि ये कस्टम सही है क्या नहीं है। तो एक कस्टम को सर्टेन होना जरूरी है, डेफिनेट होना जरूरी है। वो कस्टम टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, कस्टम के अंदर में।
अगर वो शुरुआत से चलता आ रहा है तो वो शुरुआत से चलता रहना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर मैं बैंड बजा रहा हूँ, मैं कहूँ कि पहले ढोल नगाड़े बजते थे, तो चेंजेस हो गया उन चीजों में। तो आपका वो सर्टेन कस्टम सर्टेनिटी होना चाहिए, वो जब से चला है, जैसे शुरुआत हुई थी, अब वो अभी भी वैसे ही फॉलो हो रहा है, उसे कहते हैं सर्टेनिटी। छठा पॉइंट है कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन। कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो कस्टम है उस कस्टम को फॉलो करना जरूरी है। जिसे हम लोग कहते हैं जरूरी पालन करना, पालन उस कस्टम का होना जरूरी है। सिर्फ ये कह देने से नहीं कि कस्टम है, हाँ हम इसको मान लेंगे, नहीं, उस कस्टम का पालन होगा। जब जब उस कस्टम का आप पालन करोगे तभी उसे माना जाएगा कि हाँ ये कस्टम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कस्टम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। और लास्ट पॉइंट है जनरल और यूनिवर्सल। कस्टम को जनरल होना जरूरी है। जनरल मतलब है कि अगर एक इंसान फॉलो कर रहा है, उस कास्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस एरिया का, उस क्लास का, उस ट्राइब का, तो उस इंसान को, जो वो एक कस्टम फॉलो कर रहा है, बाकी जो और इंसान है उस ट्राइब के, उस कास्ट के, उस एरिया के, उन सबको भी वही कस्टम फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो वही सेम चीज और लोग भी फॉलो करेंगे, तो वो जनरल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। वो वैलिड कस्टम होने के लिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशंस है एक कस्टम को वैलिड करने के लिए, तभी उस कस्टम को लॉ माना जाएगा, अदरवाइज उस कस्टम को लॉ नहीं माना जाएगा। यूनिट 1 के अंदर में लास्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसे हम कहते हैं न्याय का प्रशासन। देखिए, एक स्टेट जो होता है, स्टेट हम यहाँ इस संदर्भ में ले रहे हैं, स्टेट का मतलब होता है राज्य। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। हम जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट को अलग अलग सेंस में समझते हैं, राज्य हो सकता है, कंट्री हो सकता है, तो उसके डिफरेंट मीनिंग हो गए। यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं तो उसे राज्य की तरह माना जाता है। कि अगर स्टेट का एक काम क्या होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा, स्टेट के अंदर में पीस, सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है, सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात आती है, इन चीजों को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सोसाइटी में पीस नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो स्टेट आगे चलेगा कैसे? आप ये मान लीजिए कि अगर एक स्टेट के अंदर में सारे चोर हो जाएंगे तो सब जगह चोरियां होती रहेंगी, कहीं पीस नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कब मेरे घर से कोई चोरी हो जाए या फिर मेरा कोई सामान कब चोरी हो जाए। ठीक है? तो ये स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है, जिसे हम कहते हैं सबसे प्रथम फंक्शन स्टेट का ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करे। क्लियर? इसके अंदर में उसको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, उनके जो अधिकार हैं, किसी भी आम आदमी के उनके अधिकारों की रक्षा करना, जो भी लॉ दिए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, उनका इन्फोर्समेंट करना, उनको लागू करवाना, या फिर किसी ने भी गलत किया है उस इंसान को पनिशमेंट दिलवाना। ये सब चीजें जब आप एक स्टेट करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करता है। आपका जब टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आएगा तो आप इन पॉइंट्स को लिखोगे कि ये स्टेट का पहला प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है और वो किन किन तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कर सकता है। अब अगर हम कहें किसी भी राज्य को, अगर हम कहें कि किसी भी राज्य या नेशन की पॉलिटिकल रैंक को अगर डिसाइड करना है, पॉलिटिकल रैंक मतलब है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमारे 180 देश हैं, सपोज एग्जांपल है, 180 कंट्रीज है, 180 कंट्रीज में कौन टॉप पर है? अब वो टॉप पर है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, उसका कारण क्या है? सबसे पहले वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, वहां पीस है, वहां सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है, पर्टिकुलर नेशन जो है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिस नेशन ने अपने यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लिया, वो गवर्नमेंट हमेशा टॉप पर रहेगी, हमेशा वो अपने इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, वहां पे लॉज को इन्फोर्समेंट कराएगी, पनिशमेंट देगी जो भी गलत करेगा। क्लियर? हम अगर इनको सरल शब्दों में कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। अब देखो, स्टेट अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, पीस और सोशल सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रही है। अब अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। कैसे? वो जस्टिस जनरली मींस द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, मतलब जस्टिस अगर
कर रहे हो तो वो जस्ट नेचर का होना चाहिए, उसको आप जो कर रहे हो उस नेचर आपका सही होना चाहिए उस जस्टिस को करते टाइम। एक एग्जांपल हम दे लेते हैं, सपोज एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ में जैसे जैसे कहा है वो वैसे वैसे रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट दे रही है, लोगों के राइट्स को इन्फोर्स करवा रही है, लॉज को इन्फोर्स करवा रही है। तो ये हो गया प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के दायरे में रहकर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। बट अगर सपोज कहीं पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, उस डिक्टेटरशिप में क्या करता है, पीस तो वहां पे भी मेंटेन है, सोशल सिक्योरिटी वहां पे भी है, वहां लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है, बट क्या वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है? नहीं है ना। वो क्या है, वो फोर्स के थ्रू है, लोगों को जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर दो पॉइंट आते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। सिविल जस्टिस का मतलब होता है इंडिविजुअल के राइट्स हो गया, आपके पीस को मेंटेन करना, सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में क्या होगा, आपके साथ कोई गलत हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई आपके साथ, तो उनके रिगार्डिंग आपको आपके अगेंस्ट में जिस पर्सन ने किया है उसको पनिशमेंट देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हम कह रहे हैं। अगर हम बात करें क्या स्टेट में नॉट बी कॉल्ड स्टेट, आगे स्टेट को आप स्टेट तब तक नहीं कहोगे जब तक कि वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में फेल हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर कोई स्टेट है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने ही होगा, क्या आप अफगानिस्तान को प्रॉपर एक स्टेट बोलोगे? क्या वहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका फंक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का वो डिस्चार्ज करने में फेल हो गए। वहां पर कोई प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जो भी वो कर रहे हैं वो बाय हुक एंड क्रूक कर रहे हैं, वो फोर्स को इम्प्लाई कर रहे हैं लोगों पर, गलत गलत अनरीजनेबल चीजों को इम्पोज कर रहे हैं लोगों पर। तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं कहते, इसे कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करने में फेल हो गए लोग। तो एक स्टेट को एक स्टेट बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। अगर वहां पे प्रॉपर तरीके से लोगों के राइट्स को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा तो वो स्टेट को स्टेट मानना गलत होगा। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तीन स्टेजेस। पहली स्टेज जहां पर कोई कानून नहीं, कोई स्टेट नहीं, अगर कोई स्टेट नहीं, कोई कानून नहीं है, तो वहां पर जो गलत होता था उसको कैसे रिड्रेस किया जाता था, उसको कैसे सॉल्व किया जाता था। तो उसमें वहीं के उस इंसान के, अगर किसी इंसान के साथ गलत हुआ है, किसी आदमी के साथ गलत हुआ है, तो उसी के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्या करते थे, जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत हुआ है उन दोनों को बिठाते थे, और जो रेमेडीज अवेलेबल होती थी उन रेमेडीज को जिसके साथ गलत हुआ है उसको दे देते थे। ये पहली स्टेज में आता था क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेज की बात आई। अब सेकंड स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना था, तो यहाँ पे स्टेट तो आया हमारे पास, स्टेट आया, सोसाइटी डेवलपमेंट हुई, बट यहाँ पर हमारे पास लॉज नहीं थे। रॉन्ग डूअर ने कुछ गलत किया किसी पर्सन के साथ, तो हमने रेमेडीज तो दिलवा दिए, पर हमारे पास पनिश करने का कोई वो ही नहीं था, माध्यम नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि हमारे पास लॉस तो थे नहीं। हम जो इक्विटी, गुड कंसाइंस और जस्टिस की हम बात करें, उन्हीं के बेसिस पे हम जो कर सकते थे वो हम पनिशमेंट दे देते थे, हमारे पास लॉ नहीं होते थे। सेकंड स्टेज में ये हो। थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं, हम जिसे कहते हैं एडवांस स्टेज हो गई, एक तरीके से विकसित स्टेज है ये आपका, विकसित चरण हो गया, जिसमें सोसाइटी तो है, सोसाइटी स्टेज, सोसाइटी स्टेट के फॉर्म में डेवलप हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास लॉज भी आ गए हैं, हम उन लॉज को देखते हैं, किसी ने कोई गलत किया हम उन लॉज को देखते हैं और उसमें फिट करते हैं कि इस पर्सन ने जो गलत किया वो कौन से लॉज के अंदर में फिट बैठता है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर उसने जो गलत किया है वो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, जो विक्टिम है उस पर्सन को कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम थर्ड स्टेज में पढ़ते हैं। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करने में सही रहा, सफल रहा। तो तीन स्टेज हमने देखी। पहली स्टेज में कोई सोसाइटी नहीं, कोई लॉज नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स करवा देते थे। दूसरे स्टेज में स्टेट का फॉर्मेशन तो हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास रूल्स नहीं है, तो इसमें जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसेंस के बेसिस पर रॉन्ग डूअर को पनिश कर दिया जाता था। थर्ड स्टेज में क्या हो गया कि सोसाइटीज फॉर्म हो गई, सोसाइटी से स्टेट फॉर्म हो गई, स्टेट के साथ साथ हमारे पास लॉज भी आ गए, जो कि किसी गलत करने वाले को, अगर वो किसी गलत करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, उसको कंपनसेशन दिलाना, गलत जिसने किया है उसको पनिशमेंट देना, ये थर्ड स्टेज में आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
जस्टिस के एडवांटेजेस क्या है हम लोग ये देख लेते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा तो एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक सर्टेनिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि अगर किसी ने गलत किया है तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, चाहे वो इस प्लेस पर मारे और या किसी अदर प्लेस पर मारे, तो जो सजा इसने थप्पड़ मारने की उसको वही सजा अगर कोई और किसी जगह पर मारता थप्पड़ किसी को, वही सेम सजा सबको मिलेगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी होकर सर्टेनिटी है इस तरीके की कि आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और किसी पर्सन को आप क्या करोगे, कंपनसेशन दोगे अगर उसमें कंपनसेशन होता है। अगर लॉज पहले से लिखे हुए हैं तो वहां पर कोई आर्बिट्रेरी एक्शन करने का मतलब, आर्बिट्रेरी एक्शन करने का स्कोप नहीं रहता। इसका मतलब होता है कि मनमाना आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट के सामने लिखा है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है, उस मर्डर में अगर इतनी सजा निर्धारित कर दी है तो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया और डेथ हो गया, मतलब फांसी की सजा। तो ये सजा ऑलरेडी मेंशन है। अब किसी ने मर्डर कर दिया तो कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता उसको सजा देने में, उसको जो लॉ के अंदर में सजा दे रखी है, बता रखी है, वही सजा देनी पड़ेगी। तो यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी आपको मिलेगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो रहा है। सेकंड पॉइंट है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जजेस होंगे वो डिसीजन अपना जो पहले से ही डिटरमाइंड लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के बेसिस पे अपना जजमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि जो उनके मन में आएगा वो जजमेंट। हमने अभी एडवांटेजेस पढ़े, अब हम डिसएडवांटेजेस को देखें। पहला है रिजिडिटी, जिसे हम कहते हैं कठोर। कानूनी न्याय का एक सबसे नुकसान पॉइंट जो है वो है उसकी कठोरता, उसका रिजिडनेस। मतलब सोसाइटी जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रही है, बट हमारा लीगल जस्टिस इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता, इतने फास्ट उसमें चेंजेस लाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब इतने फास्ट चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं है तो इससे क्या होगा, जो हमारे जस्टिस करने में डिले होगा, जजेस जो जिन प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे वो एक बैड लॉज बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे कि सपोज किसी पर्सन ने, पहले हमने लिखा था कानून में, किसी ने मर्डर कर दिया उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है या डेथ, डेथ पेनल्टी। बट अब वो उनके मर्डर करने का तरीका चेंज होता जा रहा है। लोग आजकल, आपने न्यूज सुनी होगी कि लोग किसी पर्सन को चॉप कर देते हैं, किसी पर्सन को कुछ और कर देते हैं। पनिशमेंट तो वही है बट उनके क्राइम करने का तरीका जो है वो काफी सीवियर होता जा रहा है, काफी डेंजरस होता जा रहा है। तो सोसाइटी चेंज हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के करने का तरीका भी चेंज हो रहा है, बट हमारे लॉज को चेंज इतने रैपिड नेचर में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसे रिजिड कहा गया है। ये एक डिसएडवांटेज है कि सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ लॉ को भी चेंज इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। दूसरा, टेक्निकलिटीज। लीगल जस्टिस के अंदर में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है। जजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है लीगल टेक्निकलिटीज को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम और आप लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि लॉ के अंदर क्या क्या है। एक लेमन लैंग्वेज उन टेक्निकलिटीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर एक वर्ड के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितने सारे, एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, उनका क्या क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ऐसी टेक्निकलिटीज की वजह से ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और लास्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, जिसका मतलब होता है कि जटिलता। कानून के अंदर में बहुत जटिलता है। आपने अगर इन जटिलताओं की वजह से कानून के अंदर काफी लूपहोल्स भी बन जाते हैं। आपने अगर केस का अगर याद हो तो मैं केस को कोट करना चाहूंगा। जो केस है आपका निर्भया वाला केस, उस निर्भया वाले केस में जो एडवोकेट थे उन्होंने उस लॉ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या किया, उस लॉ के अंदर में बहुत सारे लूपहोल्स को समझा। उन लूपहोल्स की वजह से उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कितनी रेमेडीज दिलाने की कोशिश करी। ठीक है, अब यही हम समझते हैं कि अगर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है तो किसी को जस्टिस मिल पाना डिले ही होगा या पॉसिबल भी नहीं होगा। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते।